नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग, फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास के अंदर अपन मारवाड़ का इतिहास समाप्त कर चुके थे। आज अपन आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सर, आपसे निवेदन है कि रोज की 1 घंटे की क्लास मत लो, 2 या 3 घंटे की क्लास ले लो। बेटा अभी छुट्टियां चल रही तो 1 घंटे की ले रहा हूँ, बाकी तो 2 घंटे की क्लास होती थी अपनी, है ना। तो तहे दिल, खुली बाहों और चेहरे पे मुस्कान लिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। रीट का पेपर कैसा हुआ आप सभी लोगों के? कमेंट करके बताना। सर जी कल वाली क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, क्यों? क्या हो गया? अपन पढ़ रहे थे राठौड़ों का इतिहास और कल मारवाड़ का फिनिश हो गया था। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर का इतिहास। किसकी बात करेंगे? बीकानेर के इतिहास की बात करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल बात करते हैं हम बीकानेर का इतिहास। जैसा कि मैंने राठौड़ डायनेस्टी शुरू किया था, तब भी आपको बता दिया था कि मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ राठौड़ों की 3 रियासतें थी। और फिर हम बात करें तो कल अपन मारवाड़ का इतिहास फिनिश कर चुके थे और आज हम बीकानेर का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात तो कि बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। किसका? राठौड़ वंश का। बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर बीकानेर। फिर मैं बात करूं तो राव बीकानेर जब बीकानेर बसाया तो इस जगह का नाम बीकानेर हुआ, लेकिन उससे पहले भी तो ये जगह रही होगी। तो उससे पहले इस जगह का नाम क्या था? देन आई कैन से एंशिएंट नेम्स ऑफ बीकानेर, या मैं कहूंगा बीकानेर के प्राचीन नाम। जब मैं प्राचीन नामों की बात करूं तो मैं कहूं कि यह क्षेत्र वो क्षेत्र था जहां पानी की कमी थी, वायु की अधिकता थी। इस वजह से इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। कौन सा एरिया कहलाता था? जांगल प्रदेश। जब यह क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था तब इसकी राजधानी आई छत्रपुर, या हम जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, नागौर रही थी। राजधानी कहां? आई छत्रपुर, या वर्तमान में हम जिसे क्या कहते हैं, नागौर रही थी। इज दैट क्लियर? फिर मैं बात करूं, सर जसवंत सिंह के बाद पृथ्वी सिंह, अजीत सिंह और दुर्गादास के शासनकाल नहीं लिखवा है। बेटा जसवंत सिंह के बाद पृथ्वी सिंह राजा बने ही नहीं थे, उससे पहले अमर सिंह राजा बने ही नहीं थे, उसके बाद दुर्गादास जी राजा बने ही नहीं थे। अजीत सिंह राजा बने थे, तो मैंने आपको अजीत सिंह का शासनकाल लिखवा दिया था बेटा। और मैंने आपको कहा था कि अजीत सिंह राजा बने थे 1679 में और 1724 तक उन्होंने शासन किया था। इज दैट क्लियर? ये दोनों बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देन हम बात करते हैं जांगल प्रदेश के बाद इस क्षेत्र को राती घाटी कहा जाता था। क्या कहते थे? राती घाटी। क्योंकि यहां की मिट्टी लाल थी। यहां की मिट्टी कैसी थी? लाल थी। इस वजह से इसे क्या कहते थे? राती घाटी कहते थे। मैं एग्जैक्ट आपको कहूं तो आपने कभी घरों में बजरी देखी हो तो बजरी जैसा कलर था यहां की मिट्टी का, तो हम क्या कहते हैं? राती घाटी। अजीत सिंह का पुत्र नहीं है राम सिंह, तो अभय सिंह का पुत्र। बेटा अजीत सिंह का पुत्र है अभय सिंह, अभय सिंह का पुत्र था राम, राम को जोधपुर की जनता ने हटा दिया था। आगे बात समझ में, आगे बात करता हूं मैं।
तो हम सबसे पहले बात करेंगे राव बीका की। किसकी? राव बीका की। तो मैं आपसे कहूंगा कि बीकाजी 1465 में राजा बने थे। कौन से साल में? 1465 में राजा बने थे और इन्होंने 1504 ईस्वी तक यहां पर क्या किया था? शासन किया था। हम बात करें बीकाजी की तो मैं आपसे कहूं कि राव जोधा के पुत्र थे। किसके? मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे। और माता का नाम था नौरंगदे सांखली। सांकला राजपूत होते हैं, सांकलाओं की बेटी थी तो सांकली कह ले। जैसे मेवाड़ वालों की, सर आपने अजीत सिंह का पुत्र राम लिखाया। नहीं बेटा, नहीं लिखवाया, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने आपको अजीत सिंह का बेटा राम लिखवाया। पॉसिबल ही नहीं है ये बात, है ना। ढंग से चेक करो आप एक बार कि मैंने अजीत सिंह का बेटा क्या लिखवाया था। और अगर बाई मिस्टेक लिखवा भी दिया हो तो ध्यान रखना अजीत सिंह का बेटा राम नहीं था, राम तो अभय सिंह का बेटा था। आगे बात समझ में? सर खोकर जाट होते हैं। हाँ बिल्कुल, खोकर जाट होते हैं बेटा। क्या होते हैं? जाट होते हैं। सर आपने अभय सिंह बोला था लेकिन अजीत सिंह लिखा दिया था, इन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वो बाई मिस्टेक हो जाता है कई बार, ठीक कर लेना उसको। अभय सिंह का बेटा था। हाँ, वो अभय सिंह का बेटा था तो आपको अभय सिंह के शासनकाल में लिखवाया था। हाँ ठीक है, वो गलती से लिखने में मैंने अजीत सिंह लिख दिया होगा, आप ठीक कर लेना। इज इट क्लियर? है ना। ध्यान रखना, अजीत सिंह का बेटा अभय सिंह का बेटा राम सिंह, फिर राजा बने थे बख्त सिंह। वो गलती से मैंने हो सकता है अजीत सिंह बोल दिया हो। हाँ ठीक है, लिखने में लिखा दिया होगा, आप उसको ठीक कर देना। सर मारवाड़ में जसवंत सिंह के आगे का इतिहास कहाँ है? आपने बीकानेर से शुरू करा दिया। नहीं बेटा, कल पढ़ाया था मैंने आपको जसवंत सिंह के आगे का इतिहास। कल अपन ने मारवाड़ फिनिश कर लिया था। हिमांशु अपने ऐप को रिफ्रेश करना, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। बात करते हैं हम राव बीका के बारे में। तो हुआ क्या था कि जोधपुर के मेहरानगढ़ में दरबार लगा था, सारे लोग वहां पर मौजूद थे और ऐसे में जोधा जी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे और सामने बीका और बीका के चाचा बैठे थे कांदड़ जी। दोनों आपस में कोई बात कर रहे थे। जोधा जी को बड़ा इग्नोरेंस फील हुआ तो जोधा जी ने कांदड़ जी को कहा कि चाचा भतीजा बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई नया गढ़ बसा लेंगे। कांदड़ जी को बुरा लगा और कांदड़ जी ने कहा कि भैया गढ़ बसे या ना बसे, लेकिन अब आज से आपके बारे में तो नहीं रहेंगे। और राव जोधा के ताने के कारण राव बीका ने अपने चाचा कांदड़, अपने भाई बीदा, नापोजी सांकला, है ना, जैसे लोगों के साथ मारवाड़ छोड़ दिया था। तो ध्यान रखना 1465 में राव जोधा के व्यंग के कारण बीका ने
मारवाड़ छोड़ दिया। बीका के साथ कुछ लोग आए थे। हम बात करें कि बीका के सहयोगी जिन्होंने उस समय मारवाड़ छोड़ दिया था। तो मैं आपसे बात करूं कि बीका के सहयोगी बिदा थे, जो बीका जी के भाई लगते थे। कांदल जी थे, जो राव जोधा के भाई थे, यानी बीका के चाचा हो गए। और नापोजी सांकला थे। वैसे भी खूब सारे से लोग थे, डालू जी पड़िहार, नापोजी सांकला, डालू जी पड़िहार, ये सब लोग बीका के पीछे पीछे मारवाड़ से निकल गए। वहां से निकले तो ये तय हुआ कि साहब अब कौन सी जगह जाएंगे जहां पर अपनी नई राजधानी बनाया जाए या नई रियासत बनाया जाए। तो इनके चाचा कांदल जी और इनके मामा नापोजी सांकला ने कहा कि भाई जो वर्तमान पूगड़ वाला क्षेत्र है, यहां पर कभी किसी समय में सांकलाओं का शासन होता था। किसका? सांकलाओं का। लेकिन बलूचियों ने, जैसलमेर के भाटियों ने मिलकर सांकलाओं को यहां से हटा दिया था। लेकिन तुम शक्तिशाली हो बीका, और तुम चाहो तो पूगड़ वाले क्षेत्र को वापस अपनी राजधानी बना सकते हो। अब तो बीका गए यहां से पूगड़, और पूगड़ में उस समय शासक थे राव सेखा भाटी। तो सेखा भाटी ने जब पूगड़ में विरोध किया तो बीका को ऐसा लगा कि साहब हम यही हैं और ये भाटियों से रोज के पंगे पार नहीं पड़ेंगे। तो वहां से पूगड़ से भी आगे बढ़ गए और इनको इनकी दादी कोडमदेव द्वारा बसाया गया कोडमदेसर याद आया, और इन्होंने 1472 में सबसे पहले कोडमदेसर को राजधानी बनाया। ध्यान रखना, राव बीका ने 1472 ईस्वी में कोडमदेसर को राजधानी बनाया। लेकिन सेखा भाटी वहां भी आ गए, और सेखा भाटी ने कहा साहब कभी किसी समय में हुआ करता था आपका कोडमदेसर, लेकिन अब हमारा है, और यहां पर आप अधिकार करोगे तो हमारे से दुश्मनी होगी। बीका को बड़ा बुरा लगा कि यार मैं कहीं भी राजधानी बनाता हूं तो सेखा जी विरोधी करने आ जाते हैं, और बीका हताश हो गया। तो ध्यान रखना, सेखा भाटी ने राव बीका का विरोध किया। अब जब बीका जी हताश हो गए तो इनके चाचा कांदल जी ने कहा कि यार बीका टेंशन लेनी नहीं है, यहां पास में ही देशनोक है, और देशनोक के अंदर करणी माता है। करणी माता रणमल के धर्मबहन थे। तो कांदल बीका जो जोधा जी है उनकी बुआ हो गई। तो कांदल जी गए बीका को लेकर वहां पर, और कहा बुआ जी ये जोधा का बेटा है, बाप बेटे में कोई बात से ऊपर नीचे हो गई, लेकिन आप बात करो। तो करणी माता ने कहा क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें यहाँ? तो बोले माता जी यहाँ पर हमने जब पूगड़ पर राजधानी बनाने का प्रयास किया तो सेखा भाटी ने विरोध किया, क्योंकि वो वहां पर शासन कर रहा है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कोडमदेसर को भी राजधानी बना रहे हैं तो भी सेखा भाटी यहाँ पर विरोध कर रहा है। और मां करणी ने कहा कि बेटा अगर यहाँ पर शासन करना है तो ऐसे आसपास वालों से दुश्मनी से पार नहीं पड़ेगी। उधर
सेका भाटी मां करणी को खूब मानता था, तो करणी माता ने सेका भाटी और बीका के मध्य समझौता करवाया। आपने कभी माता जी की चिरजा सुनी हो तो आपने सुना होगा कि सेखो जी मुल्तान कैद में गरबाई रो ब्याव, कि सेखो जी मुल्तान कैद में गरबाई रो ब्याव, बनत कांवड़ी पकड़ पंजा में फेरासू पहली पहुंचाई करणी जी मारी अर्ज सुनो। कि सेखो जी को एक बार मुल्तान के राजा ने बंदी बना लिया था और घर पे उनकी बेटी की शादी थी, तो माताजी ने संवड़ी का रूप धारण किया और उनको वहां से यहां लाकर पहुंचा दिया था। तो ध्यान रखना कि करणी माता ने सेखा भाटी तथा बीका के मध्य समझौता करवाया। सेखा भाटी और बीका के मध्य क्या करवाया था? समझौता करवाया था। तुम लोगों को सामूहिक तौर पर जवाब दे देता हूं। पहली बात तो कि मैंने मारवाड़ की हिस्ट्री पूरी करवा दी है। पिछले वाली क्लास कुछ बच्चों के नहीं चल रही है, कमेंट आ रहे हैं। अभी जैसे ही क्लास फिनिश होती है मैं उस प्रॉब्लम को ठीक करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग लाइव नहीं जुड़े थे तो उस क्लास में कोई टेक्निकल इश्यू है जो उस क्लास के बाद वो क्लास चल नहीं रही है। दूसरी बात, एक बच्चे ने पूछा था सर कोडमदेसर कहाँ पड़ती है जगह? तो बेटा कोडमदेसर जगह है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। मैं पहले मारवाड़ पढ़ाया था तो वहाँ पर लिखा चुका हूँ। एक बच्चे ने कहा सेखा भाटी कौन है? तो बीकानेर में एक जगह है पूगड़, वहाँ के शासक है सेखा भाटी। इज दैट क्लियर? राज सोनी आपकी बात का जवाब दिया बेटा कि सेखा भाटी पूगड़ के शासक है, बीकानेर में एक जगह है पूगड़। इज दैट क्लियर? अब किसी का कोई डाउट? पढ़े अपन लाइब्रेरी में कल की क्लास नहीं आ रही है, कोई बात नहीं बेटा। जो लाइव जुड़े उन बच्चों को पता है कल की क्लास हुई है ना। युक्ता कह रही है सर चल रही है क्लास, मैंने ली थी कल। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है ना, मैंने ली है ना क्लास, लाइव क्लास हुई थी कल। माही कह रही सर अब रोज होगी क्या क्लास? हाँ बेटा, संडे को माफ कर देना बस। अब आगे बात करते हैं अपन। तो समझौता करवाया। जब भी समझौता होता है तो मैं कहता हूं साहब जब जब समझौता होगा तब तब शादियां होगी। कौन किन के मध्य? तो ध्यान रखना, जब समझौता हुआ दोनों के मध्य तो सेखा भाटी ने अपनी पुत्री रंग कंवरी का विवाह राव बीका से किया। इनकी बेटी थी रंग कंवरी, उनका विवाह राव बीका से किया और दोनों के मध्य शांति स्थापित हो गई। अब मैं आगे बात करूं। रक्ष राठौड़ कह रहा है सर थोड़ा लिखने का टाइम दिया करो। राकेश, पहली क्लास में समझाया था कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं, है ना। तो पहले पीछे वाली क्लासें देखो, आपको चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाएगी। मैं क्लास के साथ में बेटा लिखने का टाइम कभी भी नहीं देता हूँ। आगे बात समझ में? मुझे बड़ा इरिटेशन सा लगता है कि मैं 15 मिनट यहाँ बैठ जाऊँ, इससे अच्छा क्या मतलब है। बात करते हैं इधर आगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि इन्होंने रंग कंवरी का विवाह किससे किया था? तो राव बीका से किया था। फिर मैं आगे बात करूं तो करणी माता ने बीका को आशीर्वाद दिया था कि बीका थारो बीकाणो जोदाणे सवायो बाजसी। आगे बात समझ में कि बीका थारो बीकाणो जोदाणे सवायो बाजसी की, हे बीका तुम्हारे द्वारा बसाया गया ये बीकानेर तुम्हारे पिता के द्वारा बसाए गए जोधपुर से हमेशा सवाया रहेगा, हमेशा अच्छा रहेगा। और मैं कहूं कि मां करणी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं फलीभूत होता भी नजर आता है
कि साहब मेन रियासतों में से कई छोटी रियासतें निकली, जैसे मेवाड़ में से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चाकसू, शाहपुरा, लेकिन किसी की भी हिस्ट्री पेरेंटल रियासत के बराबर नहीं है। मैं बात करूं मारवाड़ में से कई रियासतें निकली, जैसे किशनगढ़ हो गया उधर, पर उसकी रियासत की हिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है जितनी मारवाड़ के कंपैरेटिवली बीकानेर की बड़ी है। अब तो उधर बीकानेर वाले क्षेत्र में जाटों की दो बड़ी कम्युनिटी आपस में लड़ रही थी। एक का नाम था गोदारा और एक का नाम था सारणों। सारणों के साथ बेनीवाल जुड़ गए, सारणों के साथ भाटी जुड़ गए और सारणों के साथ बलूची लोग जुड़ गए जो बलूचिस्तान वर्तमान में रहते हैं, और इन्होंने मिलकर गोदाराओं को हरा दिया। गोदाराओं के ईगो का सवाल हो गया। उधर सारणों का लीडर था पुला सारण, इधर गोदाराओं का लीडर था पांडुजी गोदारा। और पांडुजी गोदारा ने बीका को कहा कि बीका, अगर तुम मेरा साथ देते हो और सारणों से मेरे अपमान का बदला दिला देते हो तो मैं आपको ये जमीन दे दूंगा। तो बीका ने पांडुजी गोदारा का साथ दिया और इनको इनकी जमीन वापस दिलवा दी, और वो जमीन गोदाराओं ने बीका जी को दे दी। बीका जी यहां पर राजा बने। तो बीका जी ने कहा कि आज से बीकानेर में जो कोई भी राजा बनेगा उसका राज्याभिषेक गोदारा जाति के जाट करेंगे। तो हमेशा वहां पर राज्याभिषेक कौन करता है? गोदारा जाति के जाट करते हैं। अभिराज सिंह झाला, क्लास अपलोड करा दो। बेटा इतने फ्रिक्वेंटली कमेंट किए, मैंने 5 मिनट पहले 2 मिनट खराब करके इसी बात को समझाया है ना। सर आज आप खुश नहीं लग रहे हो। बेटा खुशी या गम देखने नहीं आए ना, हम पढ़ने आए, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर आप आज जवाब नहीं दे रहे हो। बेटा सुनो, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ पढ़िए। मेरे सामने क्लास चल रही है जिसमें कम से कम 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपके एक एक का जवाब देने बैठ जाऊंगा तो आप पढ़ोगे कब? इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है क्लास लेने का, ये आपको पता है ना। तो प्लीज़ अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो आप पढ़िए। आपका जेन्युइन डाउट होगा, मैं आपको जवाब दूंगा, है ना। या फिर पिछले 2 दिन की तरह बिल्कुल कमेंट पढ़ूँ ही नहीं, तुम्हारी रेल बना दूँ, है ना। मुझे लगता है एक आधी बार कमेंट पढ़ लेने से तुम थोड़ा बेटर फील करते, है ना। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अपन पढ़ लेते हैं। तो बीका का वहां पर विवाह हो गया और करणी माता के आशीर्वाद से बीका ने बीकानेर की स्थापना की। 1488 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। किसने? बीकानेर। लेकिन जिस दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी उस दिन द्वितीया थी, वो भी बैसाख की। कहते हैं साहब कि 1545 सूत बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियोन बीको बीकानेर के विक्रमी संवत 1545 वैशाख शुक्ल द्वितीया वार शनिवार। इसके अगले ही दिन अक्षय तृतीया होती है, जो अपने राजस्थान में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको हम आखातीज कहते हैं। तो बीकानेर का स्थापना दिवस आखातीज के दिन या अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आखातीज या आप जिसको हिंदी में क्या कहते हो, अक्षय तृतीया। इसी दिन बीकानेर के अंदर पतंगें उड़ाई जाती है, आपको सर ने कल्चर के अंदर बताया होगा। और बीका ने अपनी नई राजधानी किसको बनाया? बीकानेर को। फिर मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि राव बीका जब यहां पर आए तो बीका ने सबसे पहला अटैक किस पे किया? बीका का प्रथम अभियान, तो राव बीका का जो प्रथम अभियान था
वो था जोहिया राजपूतों के खिलाफ। यह गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया कभी किसी समय में योद्धई जनपद कहलाता था। धीरे धीरे वो जोहिया राजपूत बन गए और उन जोहिया राजपूतों के खिलाफ बीका ने अपना सबसे पहला अभियान किया था। तो बीका का अंतिम अभियान भी पूछ लेगा सर, बिल्कुल पूछ लेगा। तो हम बात करेंगे बीका का अंतिम अभियान। तो बीका का अंतिम अभियान था रेवाड़ी। किस पर अटैक किया था? रेवाड़ी में। कौन सी जगह? तो हरियाणा। इज दैट क्लियर कि 1488 में उन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया आखा तीज को मनाया जाता है। बीका का प्रथम अभियान जोहिया राजपूतों के खिलाफ था। अंतिम अभियान कहाँ था? रेवाड़ी, हरियाणा। अढ़ाई साके का क्या मैटर है? तो बेटा जैसलमेर के अंदर जौहर नहीं हुआ था तो आग नहीं जली थी, लेकिन वहां पर महिलाएं मरी है। वहां पर धारा स्नान हुआ था। पुरुषों ने महिलाओं को तलवारों से काट दिया था क्योंकि आमिर अली ने धोखे से अटैक किया था। आग जलाने जितना जौहर की प्रोसेस फॉलो करने जितना टाइम नहीं हुआ। जैसलमेर में महिलाएं मरी है, जौहर नहीं हुआ, बस आग नहीं जली, है ना। तो वही बात है कि महिलाएं पहले मरेगी, जौहर वाली प्रोसेस पहले हुई थी। शीतल कह रही है आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू। मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि राव बीका के निर्माणकारी, राव बीका के निर्माणकारी। मैं बात करता हूं बीका के निर्माणकारियों की, तो मैं आपसे कहूं कि एक तो बीका ने नागणेची माता का मंदिर बनवाया था। सूजा के टाइम में मैं बताया था आपको कि जोधपुर से नागणेची माता की मूर्ति लाए थे, तो उन नागणेची माता का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। फिर मैं बात करूं तो कोडमदेसर में भैरव मंदिर बनवाया था। कहां पर? कोडमदेसर में भैरव मंदिर बनवाया था। कोडमदेसर भैरू जी का क्या बनवाया था? इन्होंने मंदिर बनवाया था। फिर मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि इनके बाद जो यहां पर राजा बने उनका नाम था नरा। उन्होंने साल भर तक शासन किया था। और फिर एक बड़े राजा बने थे जिनका नाम था राव लूणकरण। 1505 में राजा बने थे और इन्होंने 1526 ईस्वी तक यहां पर क्या किया था? शासन किया था। जिस समय राजा बने थे उस समय दो भाइयों की आपस में नहीं बनती थी। एक का नाम था नरा और एक का भाई का नाम था लूणकरण। दोनों एक बार जसनाथ जी महाराज से मिलने गए थे। नरा थोड़ा बेड एटीट्यूड वाला बंदा था, तो जसनाथ जी महाराज ने लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। तो कहते हैं साहब कि जसनाथ जी महाराज ने कहा था कि गर्भ करे तू गेला गड़मल, हूं थारो राज नहीं जानू, राज दियो में लूणकरण ने गुरु गोरख परवाणु। कि गड़मल तू गेला है, तू फालतू का घमंड कर रहा है, मुझे तेरा राज स्थापित होता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और मैं गुरु गोरखनाथ जी को साक्षी मानकर ये शासन किसको सौंप रहा हूं? लूणकरण को सौंप रहा हूं। तो हम कहते हैं साहब कि जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से राजा बने थे। किसके आशीर्वाद से? जसनाथ जी के आशीर्वाद से राजा बने। जसनाथ जी महाराज ने इनको राजा बनने का क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि बीकानेर में हमें जसनाथ जी महाराज का खूब प्रभाव नजर आता है। जैसे बीकानेर के सिक्कों पर आपको जाल का पेड़ अंकित होया हुआ नजर आता है। जैसे कालांतर में जब राव
महाराजा गंगा सिंह जी ने लालगढ़ पैलेस बनवाया था अपने पिता की याद में, तो उन्होंने वहां पर खूब सारे से जाड़ के पेड़ लगवाए थे। फिर आगे बात करूं तो जब यहां पर राजा बने थे तो जैसलमेर के शासक जैत सिंह को हराया था। जैसलमेर के शासक जैत सिंह को हराया था। किसको हराया था? जैसलमेर के शासक जैत सिंह को हराया था। फिर मैं बात करूं तो मैं कहूं कि 1513 ईस्वी में नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। नागौर का शासक था जिसका क्या नाम था? मोहम्मद खां। उसको हराया था कौन से साल में? 1513 ईस्वी में। फिर मैं बात करूं तो 1526 में एक युद्ध लड़ा था बेटा, हरियाणा में एक जगह पड़ती है ढोसी, वहां पर युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को हम क्या कहते हैं? ढोसी का युद्ध। कौन से साल में? तो 1526 में। और ढोसी जगह कहाँ पड़ती है? हरियाणा में जगह पड़ती है ढोसी। कौन कौन आपस में लड़े? तो हम बात करते हैं, दो लोग आपस में लड़े थे मेरे शेरों। एक का तो नाम था लूणकरण जो बीकानेर के शासक थे, और एक सामने व्यक्ति लड़ा था जिसका नाम था अभिमीरा। क्या नाम था? अभिमीरा। अभिमीरा नारनौल का शासक था। हरियाणा में एक जगह है बेटा नारनौल, वह नारनौल का शासक था जिसका क्या नाम था? अभिमीरा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि बीकानेर की सेना में जो लोग लड़ने आए थे उनमें से कुछ लोगों ने धोखा कर दिया था और इस युद्ध में अभिमीरा की जीत हो गई थी और लूणकरण इसी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो आप देख लो कि लूणकरण का शासनकाल 1526 तक ही है, क्योंकि इस युद्ध में लूणकरण की क्या हो गई? मौत हो गई। फिर मैं बात करूं आपसे तो मैं आपसे कहूं कि लूणकरण के निर्माणकारी। किसकी बात करूं? निर्माणकारी। मैं आपसे कहूंगा कि लूणकरण ने एक तो लूणकरण सर झील बनवाई, लूणकरण सर झील बनवाई। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में हमें पानी के नाम की कई जगह डेडिकेशन नजर आता है। जैसे हम बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ की तरफ जाते हैं तो हमें गांवों के नाम के पीछे अक्सर सर लिखा हुआ मिलता है। कोडमदे सर, लूणकरण सर, भोजू सर, रावत सर। बेसिकली पानी के प्रति हमारा डेडिकेशन है, वाटर रिसोर्सेज के प्रति, वाटर रिजर्वियर्स के प्रति, कि वहां पर कभी किसी समय में किसी ने तालाब बनाया होगा तो नाम कोडमदे ने तालाब बनाया तो कोडमदे सर, है ना। लूणकरण झील बनवाई तो लूणकरण सर, है ना। किसी का नाम भोज रहा होगा तो भोजू सर हो गया। अपन मारवाड़ की तरफ जाते हैं तो यही नाम नाडा हो जाते हैं, आसा नाडा, राता नाडा। अब थोड़ा सा मारवाड़ से बाड़मेर की तरफ जाओ, बेड़ी, काली बेरी, जगहों के नाम है, पानी है। फिर आप बीकानेर जैसलमेर की तरफ जाओ तो तड़ा, फलान सिंह जी का तड़ा, फलान सिंह जी का तड़ा। पानी के प्रति डेडिकेशन है, ध्यान रखना है। अभी एग्जाम हुआ था पिछले हफ्ते शायद, इफ आई रिमेंबर तो लाइब्रेरियन का पेपर था शायद, तक मुझे नहीं याद है एग्जैक्ट, सॉरी आरपीएससी एन का पेपर था, है ना। आरपीएससी के एन का पेपर था और उसमें था कि राजस्थान के नगरों के नाम के पीछे सर लगता है, वो विशेषता किसकी है। देन यू हैव टू रिमेंबर कि ये पानी के प्रति डेडिकेशन है कि हमें राजस्थान के नगरों के नाम के पीछे सर, नाडा, बेरी या तड़ा जैसे शब्द मिलते हैं। अब लूणकरण ने यहां पर झील बनवाई तो इस जगह का नाम क्या हो गया? लूणकरण सर हो गया।
सरोवर शब्द से बेसिकली शर लिया गया है। कह रहे हैं सर उमादे इन्हीं की बेटी थी क्या? ऐसे कैसे कर रहे हो बेटा, तुम ऊंट बड़द भेड़ा ही कर रहे हो हैं? आपका नाम गोपाल सुमन, अब ये तो जेंडर भी समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अगर गोपाल भी मान लूं तो दुनिया में जितने गोपाल है सारे आप थोड़ी हो। तो लूणकर्ण भाटी थे, लिखवाया था जैसलमेर के शासक है, ये लूणकर्ण राठौड़ है बीकानेर के शासक है ना। हाउ कैन वी मिक्स इट? नहीं कर सकते भाई। नारनौल हरियाणा में जगह पड़ती है। लूणकर्ण सर झील बनवाई थी। एक बीकाजी सुजा से जो लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति लाए थे, वो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। किसका मंदिर बनवाया था? लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। कहां पर? तो बीकानेर के अंदर। फिर मैं आगे बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, तो ध्यान रखना बेटा, ये बेसिकली वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। कौन से संप्रदाय का? तो वैष्णव संप्रदाय का। आप कल्चर में अलग अलग संप्रदाय पढ़ते हो ना, कि नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, गोविंद देव जी जयपुर वाले गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, वैसे ही लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। सर राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी 15 से 11, 17 से 13 हुआ, कौन सा सही हुआ? बेटा राम सिंह की 15 से 11 और करौली के मदनपाल की 13 से 17। कोटा वाले राम सिंह की 15 से घटाकर 11 कर दी गई, करौली के मदनपाल की 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। आगे बात करूं, अगला सवाल। एक और बात ध्यान रखना, सवाल तो क्या, एक राइटर हुए थे जिनका नाम था बिट्ठू सूजा। क्या नाम था? बिट्ठू सूजा। और इन बिट्ठू सूजा ने लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा। लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा कि या तो दानवीर कर्ण हुआ था या कलयुग में उस कर्ण के जैसा कोई दानवीर हुआ था, तो वो कौन सा? लूणकर्ण था। फिर मैं आगे बात करूं, लूणकर्ण के बाद यहां पर शासक बने थे जिनका नाम था राव जेतसिंह। क्या नाम था? राव जेतसिंह। 1526 में राजा बने थे बेटा, और 1541 तक इन्होंने शासन किया था। एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद इन्होंने ही की थी, और अपने ही बेटे कल्याणमल के नेतृत्व में खानवा के युद्ध में इन्होंने क्या कर दिया था? अपने बेटे कल्याणमल को भेज दिया था। मैं आपको वहां पर बता रखा था। राज सोनी कह रहा है सर एक बार मारवाड़ का विस्तार बता दीजिए। बेटा मारवाड़ वर्तमान जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर और नागौर का कुछ क्षेत्र क्या था? मारवाड़ था। बेटा रीट प्री की आंसर की नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, है ना, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। बेटा जो भी तुम कह रहे हो सर 28 तारीख वाली क्लास, 28 तारीख वाली क्लास, कल वाली क्लास अभी आपकी टेक्निकल टीम चेक कर लेगी क्यों नहीं चल रही है। अगर ऐसा कुछ है तो आपके वापस अपलोड करा देंगे, चिंता नहीं करनी है। इतना लोड काहे लेते हो? मैं बैठा हूं ना, चिंता लेने की कहाँ आवश्यकता है। लाइव चली थी, उसके बाद कोई एरर आ गया था, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, तो एक बार आप अपने लेवल पे भी ऐप को बंद करके चालू करना, और ऐप को अगर कोई अपडेट आया तो यू हैव टू अपडेट योर ऐप। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर ठीक करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्लास के बाद मैं बात करूंगा, है ना। बात करते हैं अपन आगे राव जेतसिंह के बारे में। तो एक बात तो मैंने बता दी, खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल के नेतृत्व में सेना भेजी थी। और फिर हम बात करते हैं किन के टाइम में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को इतिहास में राती घाटी का युद्ध कहते हैं। बीकानेर में ही लड़ाई हुई थी, बीकानेर का प्राचीन नाम राती घाटी था, तो इस युद्ध को क्या कहते हैं बेटा? राती घाटी का युद्ध कहते हैं। कि सर आप शाम को जो YouTube पे PYQs कराते हो, यानी पुराने ईयर्स के पेपर्स, उसमें इतने इजी सवाल आते हैं क्या? बेटा जब भरत सर से पढ़ रखा है तो चीज़ें इजी लगेगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें पूछो क्या हाल है, बाकी जिन्होंने पढ़ा है उसे पूछो रीट के SST का पेपर फाड़ के आए हैं सब।
मैंने लिखवाया था माणिक्यलाल वर्मा के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, वो तक पूछ लिया, है ना। आप पढ़ते हो तो आपको इजी लगता है। बात करते हैं अपन राती घाटी के युद्ध की। दो लोग आपस में लड़े, एक का नाम था राव जेत्सी और सामने लड़ा था कामरान। बाबर का पुत्र था, हुमायूं का भाई था, उधर काबुल और कंधार की तरफ शासन करता था। कामरान लड़ने आया था और राव जेत्सी ने इस युद्ध में कामरान को हरा दिया था और राव जेत्सी जीत गए थे। एक्चुअल में कामरान ने बटनेर पर अधिकार कर लिया था और राव जेत्सी से इनकी लड़ाई हुई थी। मैं कहूँ साहब, बीकानेर एक पनपता हुआ राजवंश और सीधा हुमायूं के भाई को चैलेंज कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है जितना सिरोही के इतिहास में इम्पोर्टेंट दत्तानी का युद्ध है, जितना मेवाड़ के इतिहास में इम्पोर्टेंट हल्दी घाटी है, ठीक उतना क्या उतना इम्पोर्टेंट राती घाटी बीकानेर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। फिर मैं बात करूं राव जेत्सी के दरबारी विद्वान, किसकी? दरबारी विद्वान। मैं बात करता हूं दरबारी विद्वानों की, तो इनके दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा, और उनकी एक किताब थी जिस किताब का नाम था राव जेत्सिरो छंद। कौन सी किताब? राव जेत्सिरो छंद। यही वो पुस्तक है राव जेत्सिरो छंद जिसके अंदर लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था। फिर मैं बात करूं तो मैं कहूं कि जो राव जेत्सिरो छंद है उस पुस्तक से राती घाटी के युद्ध की जानकारियां मिलती है। राती घाटी के युद्ध की जानकारी किसी से मिलती है तो राव जेत्सिरो छंद नामक पुस्तक से मिलती है। पहले की एक बात मैं और बता चुका हूं कि लूणकरण को कलयुग का करण इसी में कहा गया था। फिर जेत्सी के बारे में एक चीज मैं आपको मालदेव के समय में पढ़ा चुका था कि 1541 में पाहेबा शाहेबा का युद्ध हुआ था और मालदेव ने जेत्सी पर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। और उस पाहेबा साहेबा के युद्ध में मालदेव के खिलाफ लड़ते हुए राव जेत्सी मारे गए थे। राव जेत्सी के बाद इनके बेटे थे राव कल्याणमल, वो बीकानेर के शासक बने। कौन? राव कल्याणमल। कल्याणमल के बारे में हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है कल्याणमल के बारे में पढ़ने के लिए। मैं बता देता हूं, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने गए थे, पाती पर्वण में लिखाया था। जब इनके पिता राव जेत्सी पाहेबा शाहेबा के युद्ध में मारे गए थे तो कल्याणमल जी शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे। फिर गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ने आए थे। शेरशाह सूरी जब जीता था तो इनको बीकानेर लौटा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि 1570 के नागौर दरबार में अपने दो बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हम सब कुछ इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके बेटे महाराजा राय सिंह के बारे में। बहुत मजबूत शासक हुए। अकबर और जहांगीर के टाइम में सबसे विश्वसनीय और सबसे बेहतरीन मुगल कमांडर का नाम लिया जाए तो राय सिंह, जिसमें जहांगीर तो सबसे ज्यादा अगर किसी पे यकीन करता था तो वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी हैं। 1574 में राजा बने थे बेटा और 1612 तक शासन किया था। कुछ बातें मैंने आपको मारवाड़ में बताई थी कि इन्होंने जब नागौर दरबार में अकबर की शरण में चले गए थे तो कौन से दरबार में? नागौर दरबार में अकबर की शरण में चले गए थे तो फिर अकबर ने इन्हें मारवाड़ का प्रशासक बनाया था। कहां का प्रशासक बनाया था? मारवाड़ का प्रशासक बनाया था। किसके खिलाफ? तो ध्यान रखना बेटा, चंद्रसेन के खिलाफ इनको मारवाड़ का प्रशासक बनाया था। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बादरा जून पर अटैक कर दिया था। किस पर? बादरा जून पर अटैक कर दिया था,
है ना। वहां से भी चंद्रसेन कहाँ चले गए थे, सिवाना चले गए थे। फिर इनको गुजरात भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था, गुजरात भेज दिया गया था। बात करते हैं आपसे इस बारे में, तो सुनिएगा मेरी बात कि गुजरात में दो भाई थे, एक का नाम था इब्राहिम मिर्जा और एक का नाम था हुसैन मिर्जा। और इब्राहिम मिर्जा को अकबर ने गुजरात का प्रशासक बना रखा था। वो इब्राहिम मिर्जा अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, तो अकबर आमेर वाले भगवंदास जी को अपने साथ लेकर गुजरात गए। जब वो गुजरात पहुंचे तो इब्राहिम मिर्जा गुजरात से भाग गया था और वो अपने मारवाड़ वाले क्षेत्र में आ गया था। और यहां पर राय सिंह जी थे, तो अकबर ने राय सिंह जी को कहा, राय सिंह जी एक बार चंद्रसेन को छोड़ो, एक बार आप इधर जाओ और इस इब्राहिम मिर्जा को समझाओ। पृथ्वीराज सिंह राठौड़ कल्याणमल के बेटे थे, हाँ कल्याणमल के बेटे थे, और इन्हीं के भाई थे राय सिंह जी के, जो राजस्थान के बहुत महानतम कलमकार हुए। दो बातें सुनना। तो जब इब्राहिम मिर्जा इधर आ गया था, तो नागौर में एक जगह पड़ती है बेटा कठौती, डीडवाना के पास में, वहां पर कठौती का युद्ध हुआ 1573 में, राजा बनने से पहले की घटना है। और इस युद्ध में राय सिंह जी ने इब्राहिम मिर्जा को हरा दिया था। सामने कौन, इब्राहिम मिर्जा। और इब्राहिम मिर्जा की हार हो गई थी। इब्राहिम मिर्जा यहां से पंजाब की तरफ भाग गया था और राय सिंह जी की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी, और इब्राहिम मिर्जा यहां से पंजाब चला गया था। राय सिंह जी ने अकबर को लेटर लिखा कि बादशाह सलामत, इब्राहिम मिर्जा के साथ हुई लड़ाई में इब्राहिम मिर्जा की हार हुई है और इब्राहिम मिर्जा यहां से पंजाब की तरफ चला गया है। उधर अकबर ने गुजरात की नई जिम्मेदारी इब्राहिम मिर्जा के भाई हुसैन मिर्जा को दे दी थी। हालांकि आमेर वाले भगवंदास जी ने खूब समझाया था कि यार ऐसा मत करो, ये दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे, फिर विद्रोह करेगा, लेकिन साहब माने नहीं। अकबर ने उसको प्रशासक बना दिया। अब वहां से निकले अकबर और भगवंदास जी आमेर रुक गए और अकबर वहां से आगे दिल्ली चला गया। कुछ 2-3 महीनों बाद अकबर ने हुसैन मिर्जा को लेटर लिखा कि बेटा हुसैन, क्या हाल है तेरा, गुजरात का मामला कैसा चल रहा है। तो हुसैन मिर्जा ने कहा कि साहब पग में जूती 9 नंबर की आती है, मेरे भाई को भी खूब परेशान किया, मेरे को भी खूब परेशान किया, ध्यान रखना, सबको देख लूंगा। अब क्या करें, पहले इब्राहिम मिर्जा ने विद्रोह किया तब गए थे, अब इसके भाई हुसैन मिर्जा ने भी विद्रोह कर दिया था। बार बार दिल्ली से गुजरात जाना भी पॉसिबल नहीं था। तो अकबर ने आमेर वाले भगवंदास जी को कहा, यार भगवंदास जी आप जाओ और एक बार उस हुसैन को शांत करके आओ। भगवंदास जी का बादशाह दिमाग खराब है, ये रोज रोज क्या गुजरात आना जाना है, और मैंने आपको पहले मना नहीं किया था कि ये विद्रोह करेगा, इसको मत बनाओ, क्यों भेजा आपने। ऐसे करके बहस हो गई भयंकर। तो अकबर ने कहा साहब रिक्वेस्ट है, एक बार चल जाओ, आप वहां रुकना भी मत, मैं इधर से बीकानेर वाले राय सिंह को भेज देता हूं, राय सिंह वहां रुक जाएगा और आप वहां से वापस आ जाना। भगवंदास जी का ठीक है। भगवंदास जी आए आमेर से, राय सिंह जी गए यहां से बीकानेर से, गुजरात पहुंचे। गुजरात गए, इन्होंने हुसैन मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। हुसैन मिर्जा को गिरफ्तार करके अकबर को लेटर लिखा, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, मुगलिया तख्त का परचम हमेशा बुलंद रहे, हम बादशाह की आला सेहत की दुआ करते हैं और बादशाह के आशीर्वाद से हमने हुसैन मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया है और अब मैं हुसैन मिर्जा की जिम्मेदारी भगवंदास जी को सौंप कर यहां से वापस बीकानेर जा रहा हूं। भगवंदास जी का दिमाग खराब है, मैं अकबर को कह के आया था मैं जाऊंगा तू यहीं रहेगा। राय सिंह जी ने कहा चाचा मजाक नहीं, बुढ़ापे में अच्छा नहीं लगता, मेरे को जाना है। ऐसे करके राय सिंह जी और भगवंदास जी की आपस में बहस हो गई। राय सिंह जी ने भगवंदास जी का चाचा अपने साथ गेम किसने किया, अकबर ने, हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। उस लेटर वाले का 1 मिनट इधर देना लेटर, और उस लेटर को फाड़ दिया सर, बोला वापस लिख। वापस लेटर लिखवाया तो राय सिंह जी ने लिखा कि साहब हम वहां गए थे, हुसैन मिर्जा के साथ हमारी एक झड़प हुई और उसमें हुसैन मिर्जा मारा गया। हुसैन मिर्जा ने कहा कब, बोला अभी 10 मिनट बाद मरने वाला है। तो इन्होंने वहां गुजरात में हुसैन मिर्जा की हत्या कर दी थी। ध्यान रखना, राय सिंह ने गुजरात में हुसैन मिर्जा की हत्या कर दी।
हुसैन मिर्जा की हत्या कर दी। अब 1574 में क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। तो जब राजा बने थे तो अकबर ने इन्हें सोजत भेजा था, सोजत के कल्ला राठौड़ को हराया था, फिर सिवाना पर अटैक किया था, असफल रहे थे। दो बातें तो मैंने चंद्रसेन के टाइम में आपको बता दी थी। अब हम बात करते हैं कि अकबर के समकालीन कौन कौन से अभियान रहे, क्योंकि अकबर के भी समकालीन थे और जहांगीर के भी समकालीन थे। तो पहले हम बात करते हैं कि अकबर के समकालीन अभियान। अकबर के समकालीन अभियान। अकबर ने इन्हें कहां कहां भेज दिया था? तो अकबर ने इन्हें सौराष्ट्र भेजा था। गुजरात और महाराष्ट्र का मिलाजुला एरिया क्या कहलाता है? सौराष्ट्र कहलाता है। कौन सा एरिया? गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया सौराष्ट्र कहलाता है। निशा नागर कह रही सर नारनौल का बेटा 4 बार बता दिया, नारनौल हरियाणा में जगह पड़ती है। पूजा मेहता अभी आपका डाउट क्लियर करवा देंगे, कोई चिंता नहीं, बस एक बार ये फैक्ट समझ लो, दोनों चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। बात करते हैं अकबर के समकालीन अभियानों की। तो ये जब सौराष्ट्र की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में सिरोही रुके थे। कहां पर रुके थे? सिरोही। और जो सिरोही वाला एरिया है, यहां पर एक व्यक्ति सुल्तान देवड़ा अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। तो इन्होंने सुल्तान जी की अकबर से संधि करवाई। सुल्तान मान गया संधि करने के लिए, लेकिन सुल्तान जी ने कहा साहब मेरे ये बादशाह के चमचागिरी नहीं होगी, मैं पैसे नहीं दूंगा बादशाह को। तो उन्होंने आधी सिरोही की जमीन किसको दिलवा दी थी? अकबर को। हालांकि बाद में सुल्तान ने वापस विद्रोह कर दिया था, दत्तानी के युद्ध में प्रताप के भाई जगमाल को भी मार दिया था, लेकिन एक बार सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा की अकबर से संधि करवाई थी। सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा की अकबर से संधि करवाई और आधा सिरोही अकबर को दिलवाया। आधा सिरोही किसको दिलवाया था? अकबर को दिलवाया था। फिर मैं बात करूं तो पास ही में जालौर था, तो जालौर के ताज खां की भी अकबर से संधि करवाई। जालौर के ताज खां की अकबर से संधि करवाई। ये भी उनके खिलाफ लड़ रहा था। अगर तुम में से किसी ने अभी संस्कृत विभाग वाला 2nd ग्रेड का एग्जाम दिया था तो उसमें पूछा था महाराणा प्रताप के समकालीन ताज खां कहां का शासक था, तो ध्यान रखना बेटा ताज खां कहां के शासक थे? जालौर के शासक थे। फिर हम आगे बात करें तो मैं आपसे कहूं कि अकबर बड़ा राजी हुआ और अकबर ने इनको एक तो महाराजा की उपाधि दी। एक तो ये ध्यान रखना, अकबर ने राय सिंह को महाराजा की उपाधि दी और अकबर ने 1576 में अकबर ने इन्हें 51 परगने दिए। कितने परगने दिए? 51 परगने दिए। बोला शाबाश यार, तूने सुल्तान और ताज खान दोनों से संधि करा दी थी। हालांकि मुझे लगता है कि राय सिंह जी ने सुल्तान और ताज खान को कहा था कि एक बार मेरे कहने से साइन कर दो और मैं जैसे ही निकलूं तो फुटबॉल बनाना अकबर की। दोनों ने वापस विद्रोह कर दिया था। पर ध्यान रखना, एक बार के लिए क्या कर दिया था? इन्होंने संधि करवा दी थी। फिर अकबर ने इनको कई अन्य जगहों पर भेजा। जैसे हम बात करें तो अकबर ने राय सिंह को
गुजरात, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, ठट्टा सिंध में जगह है के अभियानों पर भेजा, के अभियानों पर भेजा। सॉरी, मेवाड़ लिखना भूल गया, एक वो भी लिखना है, सलीम के साथ मेवाड़ अभियान पर भी गए थे। ठट्टा और मेवाड़ अभियानों पर भेजा। 1602-3 के आसपास अकबर ने अपने बेटे सलीम को, जो आगे चलकर जहांगीर था, उसको जब मेवाड़ भेजा था तो मेवाड़ राय सिंह जी को भी साथ भेजा था। और वैसे राय सिंह जी का ससुराल ही मेवाड़ था, वहां लड़े नहीं थे, वापस लौट गए थे। लेकिन ध्यान रखना है कहां कहां भेज दिया था, तो कुछ पीछे लिखवा दिए थे, कुछ बच गए थे। तो गुजरात, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, ठट्टा और मेवाड़ के अभियानों पर भेज दिया था। अकबर अपने अंतिम समय में था, तो अकबर ने मरते मरते राय सिंह जी को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी थी। ध्यान रखना, अकबर ने राय सिंह को शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर दी। कौन कौन सी जागीर दी? शमशाबाद और नूरपुर की क्या दे दी थी? जागीर दे दी थी। आगे बात समझ में कोई दिक्कत आपको? हमने राय सिंह जी के, अकबर के समकालीन जितने भी अभियान थे वो इस क्लास में पढ़ लिए। अगली क्लास में अपन आधा राय सिंह जी और पढ़ेंगे, जिसमें जहांगीर के समकालीन अभियान पढ़ेंगे। अब तुम लोगों के कुछ डाउट थे जो मैं अगले 2 मिनट में क्लियर करता हूं। एक तो कल की पीडीएफ में 2 चीजें मैंने लिखने में गलत लिख दिया था, लेकिन बोलने में मैंने सही बोला था। अपने कल वाली पीडीएफ लग जाएगी क्या एक बार, पिछली वाली क्लास की? नहीं लगेगी? ऐसे ही बोल के बता दूंगा फिर तो। चलो, मैं कल वाली क्लास की 2 बातें बता देता हूं। एक तो मैंने जो राम सिंह लिखवाया था, जिसका शासनकाल 1749 से 1751 था, मैंने गलती से अजीत सिंह का पुत्र बोल दिया था, लेकिन था अभय सिंह का पुत्र। मैंने बोलने में सही बोला था, लेकिन लिखने में गलत लिख दिया था। तो ध्यान रखना बेटा, अभय सिंह का पुत्र था, उसको ठीक कर लेना। मैंने बोलने में तो बोला था कि अभय सिंह का पुत्र है, लेकिन लिखने के टाइम में अजीत सिंह बोल दिया था। हमने पढ़ा था अजीत सिंह, फिर हमने पढ़ा था अभय सिंह, फिर हमने पढ़ा था राम सिंह। तो अभय सिंह का ही बेटा है राम सिंह। मैंने गलती से लिखवाने में अजीत सिंह लिखवा दिया था, बोलने में अभय सिंह बोला था। जिन बच्चों ने ढंग से सुन के क्लास ली उनके लिए ठीक था, लेकिन जिन्होंने पीडीएफ से लिखा वो ठीक कर लेना, अभय सिंह का पुत्र था। एक मैंने अमर सिंह की छतरी 32 खंभों की लिखवा दी थी, लेकिन बोली थी 16 खंभों की। तो ध्यान रखना, 16 खंभों की अमर सिंह की छतरी। नागौर वाले अमर सिंह की छतरी कितने खंभों की? 16 खंभों की है। टेंशन नहीं लेना, कभी कभी हो जाता है। कल वो रीट वाले एग्जाम थे, इधर तुम्हारी क्लास 12 बजे छूटनी थी, उधर बच्चों के पेपर छूटने थे, उस चक्कर में थोड़ा 2 चीजें हो गई थी। इसको ठीक कर लेना आप लोग, है ना। मिलते हैं कल वापस इसी समय, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और कल के लिए आप सभी को हैप्पी संडे। थैंक यू सो मच।